मेरी भी जिम्मेवारी है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिखते हैं, मैं उनके आपके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनको दूर करूं। सबसे पहले शुरू होती है जो मेरी डेवलपिंग, जो मेरा सपना है कंट्री को नंबर 1 बनाने का। उसमें सबसे पहला जो एक लेवल है वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छे से महारत हासिल नहीं करेंगे, जब तक वो सपना पूरा नहीं होगा। मैंने पहले भी जब भी इलेक्शन होते थे, मैं काफी सारे मंचों पे मैं जिक्र करता था कि भाई मैं एक बार जापान गया था। जापान में मैंने स्पेशल मैंने स्कूल में विजिट किया था कि मैं यहाँ के स्कूलों में देखना चाहता हूँ ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कैसी एजुकेशन है कि जापानीज इतने एडवांस रहते हैं, इनका शिक्षा का स्तर इतना एडवांस क्यों है। मैं स्कूल में पहुंचा, मैंने स्कूल में देखा जो पहली दूसरी की क्लास के बच्चे भी हैं, जो उनके अंदर भी जो शिक्षक की भावना, सफाई की भावना जो वो शिक्षक पैदा करते हैं, मतलब काबिले तारीफ है। उनके टॉयलेट्स जाके देखें, हमारे होटलों से भी ज्यादा साफ सुथरे हैं। तो जब कहते हैं किसी की औकात देखनी हो, ठीक है ना, उसके जाके टॉयलेट देख लो। अगर उसके टॉयलेट साफ सुथरे मिले मतलब बंदा बहुत बढ़िया है, उसका मेंटली स्तर बड़ा अच्छा है। अगर आपने किसी के बाथरूम जाके टॉयलेट देखे, वो पूरे गंदे हैं, बुरा हाल है, समझिए जो इतने अच्छे कपड़े सूट बूट वाले, वो इंसान मेंटली बीमार है। जब मैंने उनके टॉयलेट देखे, मैंने उनके जो टीचर से मैंने उनसे मुलाकात करी, उनसे बात करी, तो उन्होंने एक ही बताया कि जो बच्चा है ये कोरा कागज है। और जब हम इनको एक छोटी छोटी बातें बेसिक लेवल से सिखाना शुरू करेंगे तो इसका जो स्तर है धीरे धीरे जो इसका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रोंग होगा, और ये आगे जाके भी जो चीजें हम सिखा रहे हैं इनको आगे बढ़ाएगा। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी उनकी कि भाई कितना जबरदस्त सिस्टम है। बच्चे देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने जो क्लासरूम है उनकी खुद सफाई करते हैं, और जो 1-2 घंटा उनको सोने को भी देते हैं क्लास में कि बच्चे सो जाए ताकि इनको रिलैक्स मिले। तो उनका एक ही मकसद होता है जापानीज का कि इंसान को डेवलप कैसे किया जाए, इनकी जो मनोविज्ञान है, जो इनका मेंटल लेवल है उसको कैसे बढ़ाया जाए। आपको शायद पता हो पूरी दुनिया के अंदर जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे एज का रेशियो सबसे ज्यादा है। वहां का रेशियो मिनिमम 85+ है कि वहां पे कम से कम एज 85 मिनिमम होती है। मैक्सिमम आपको वहां से 1.25 साल से भी लोग भी मिलेंगे जापान, वो भी पूरे हेल्दी। और हमारे यहाँ पे जब 70-80 की जो रहती है, कभी गुड्डे खराब, कभी मोटे खराब, कभी कुछ खराब, तो मतलब क्या होता है भाई इसके तो गुड्डे का दिन ही आ रही है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि जो हेल्थ है कि वो उसको लेके हम ना सचेत भी नहीं है, हम अलर्ट भी नहीं है। और वहां पे हमने जापान में देखा कि स्कूल से लेके हर लेवल तक उन लोगों ने महारत हासिल कर रखी है। जितने भी बुजुर्ग मिलेंगे वो हमें मॉर्निंग में आपको पार्क में मिलेंगे, वो प्रॉपर योगा करते हैं। हर चीज का उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं वही बात करूंगा कि शिक्षा की, अब जो मैंने वहां उनके स्कूल देखे हैं मैंने अपने दिमाग में फिट किए हुए हैं। जैसे वहां पे स्कूल है, हमारा एक भी स्कूल नहीं है पूरे इंडिया में। मैं अपने हल्के की बात नहीं करूंगा, पूरे इंडिया में भी ऐसा एक भी स्कूल नहीं है। तो सोचिए हम जापान से कितने पीछे हैं। अगर हम बात करेंगे कि हम जापान से आगे निकल जाएंगे तो हमें उसको निकलने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घर से, अपने गांव से। मैंने अपने गांव को स्कूल, जो मेरे गांव का स्कूल है, हमने उस पर काम शुरू किया हुआ है, लेकिन जापान के कंपेयर में वो 10% भी नहीं है। जितना हमारे अपने एंड पे हमने उसको करना चाहा उतना हुआ है। इसीलिए मैं राजनीति में आया कि अगर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम पावर में तो आना पड़ेगा। सरपंच बन के सिर्फ अपने गांव का सुधार कर सकते हैं, हल्के का सुधार के लिए पावर में आना बहुत जरूरी है। उसी सोच को लेके मैं पूरे हल्के के बीच में गया, हल्के के लोगों ने आशीर्वाद दिया और आज मैं विधायक बन के आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। सबसे पहला काम है शिक्षा। सफाई अभियान के दौरान मैं एक गांव में गया था, गांव है बदनारा। इसलिए मैंने सर से गिरी जी से पूछा था कि बदनारा के जो टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं कौन है सर, एक बताओ बदनारा से कौन है। बदनारा से, ठीक है सर बैठिए प्लीज। बदनारा के टॉयलेट
मतलब बंदा उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता, और उसमें पेशाब करना तो बहुत दूर की बात है, उसको यूज करना तो बहुत दूर की बात है। क्या हम टीचर्स को इतनी भी सैलरी नहीं मिलते कि अपने जेब से कम उन बच्चों के लिए कोई कम से कम किसी की ड्यूटी लगा के एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन भी उसकी साफ सफाई करवा दें? इतना तो हमें सरकार देती है। छोटी सरकार, भगवान ने हाथ भी दे रखे हैं, पाँव भी दे रखे हैं, और काम छोटा बड़ा तो शर्म क्या है, खुद भी ड्यूटियां लगा के बंदा कर सकते हैं। कि जिस स्कूल ने मुझे रोजी दी हुई है, आपको पता है कि जब हम बसों में पढ़ते थे सरकारी स्कूलों का लेवल जबरदस्त होता था, और आज सरकारी स्कूलों का लेवल स्तर नीचे आया हुआ है। ये आप मानते होंगे, सब मानते हैं। उस स्कूल तो ऐसी कगार पे है कि बंद होने के कगार पे है। मेरा खुद गांव चंबा का स्कूल था, बंद होने के भी इसको कर देते हैं आसपास के स्कूल के साथ। तो ऐसे बहुत है। इसके लिए सबसे पहले हम टीचर्स को ही काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपने स्कूल का स्तर सुधारना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो भी कमियां किसी भी स्कूल में है, जो मुझे आप लिख के दोगे, साहब मुझे लिख के दोगे, गृह मुझे आप लिख के दोगे। सफाई कर्मचारी की जरूरत है, सफाई कर्मचारी को प्रोवाइड करवाएंगे। हेल्पर कराएंगे। सिक्योरिटी है रात वाली, उसको प्रोवाइड कर। मैं पूरी जितनी भी वैकेंसी है पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 1 साल के अंदर सारी फिलअप हो जाए। लेकिन हम सबका भी फर्ज बनता है। अब आप लोगों का सरकारी स्कूलों का कंपटीशन सीधा सा प्राइवेट स्कूलों के साथ, और सरकारी स्कूल पीछे है, वो प्राइवेट स्कूल आगे है। 80 से 90 हजार सैलरी वाला अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में भेजता है। इसमें भी कोई दोहराई वाली नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो भाई अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी इंग्लिश सीखे, और मोस्टली जितने भी आप टीचर्स बैठे होंगे, बच्चे आपके खुद के स्कूल में नहीं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। क्यों ऐसा किया है? इसका मतलब हम में कमियां हैं सारी। हम, और उस कमी का हमें पता भी लग गया कि भाई हमारा बच्चा अगर यहाँ पढ़ेगा सरकारी स्कूल में तो उसका स्तर नहीं रहेगा, वो फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बेटर है कि इसको अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। और उन टीचर्स की सैलरी 20-30 हजार रुपये होती है, हमारी 80-90 हजार रुपये है। 80-90 हजार रुपये वाला भी ये सोचता है कि मैं 15-20 हजार वाले के पास अपने बच्चों को भेजता हूँ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कमियां कहाँ हैं, खामियां कहाँ हैं? खामियां ज्यादातर जो एक शिक्षा का जो स्तर है वो सरकारी स्कूलों का बहुत गिर गया है। और मैं चाहूंगा कि अगले 5 साल में हमारा जो पूरा हल्के के 115 स्कूल सर ने बताए हैं कि 115 स्कूल ऐसे बने कि हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लग जाए। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे वहां छोड़ के हमारे सरकारी स्कूलों में आए, उनको जगह ना मिले। मैं दिन रात आप लोगों के लिए हूं। बस मुझे बताइए करना क्या है? ये स्तर कैसे ऊपर उठेगा? वो दिन कब आएंगे जब हमारे बचपन में सरकारी स्कूल फुल रहते थे, जगह रहते थे। जगह हमारे पास ज्यादा है सरकारी स्कूलों के पास, लेकिन बच्चे नहीं है। हर चीज हमारे पास है, और हमने कुछ चेंज करना है तो वो एजुकेशन का जो लेवल है उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए सर जो मुझे बताएंगे, अगर इंग्लिश मीडियम सारे के सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम करने हैं तो करेंगे। जितना भी जो भी लेवल हमने चेंज करना है उसको करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों को टॉप पे लेके आएंगे। आप लोग मेरे साथ प्लीज प्रॉमिस करो कि जो हम मिलकर कर सकते हैं सरकारी स्कूलों के लिए हम वो करेंगे। कम से कम जब तक वो स्तर हम उस लेवल तक पहुंचे तब तक आप लोग ये टॉयलेट्स की व्यवस्था, ये बच्चों के लिए छोटी बातें, इसको तो हम कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि भाई कौन से स्कूल में सफाई चाहिए। मेरी खुद की टीम अभी लगी हुई है, तो मैं उसको भेज दिया करूंगा। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं करवा दूंगा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिखते हैं, हम उनको सब मिलकर दूर करेंगे। आप लोग भी अपने अंदर डेडिकेशन पैदा कीजिए। मैं तो करके ही आया हूँ। मैंने तो पूरा जुनून भी है कि अपने हल्के को नंबर 1 पे लेके आना है, और शिक्षा सबसे उसमें पहला पॉइंट आता है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम सब अधूरे हैं। और आप तो ऐसे गुरु को जो सिखाओगे, जो बच्चा एक प्लान पेपर होता है जैसा उसको बनाओगे वो बच्चा वैसे पढ़ता रहता है। और ये तो सबसे खुशी की बात है कि भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके राज में जो बच्चा पढ़ता है उसको नौकरियां मिल रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गरीबों के हक मिल रही है। अभी आपने देखा होगा 24,000 समथिंग
पोस्टें निकली हैं, ऐसे गरीब गरीब परिवारों को नौकरियां मिली हैं जो बच्चे डिजर्व करते थे, वो डिजर्व करते थे, उनको उनके हक मिले हैं। तो बच्चों में भी एक उत्सुकता पैदा हो गई कि हम भी पढ़े, पेरेंट्स भी उनके आगे भी आप पढ़ो, आपको भी नौकरी मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमने सारे सरकारी स्कूलों का जो भी कमियां खामियां हैं उनको दूर करनी है और अगले 5 साल में अपने सरकारी स्कूलों को नंबर 1 पे लेके आना है। मैं आप लोगों के साथ मिलके ये प्रॉमिस करता हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं सर से आज ही कहूंगा कि मुझे सारी डिमांड्स जितनी भी डिमांड्स हैं आप मुझे जरूर लिख के दीजिए। सरकार 115 स्कूलों की क्या क्या खामियां हैं मुझे आज शाम तक लिख के दे दीजिए, मैं कल पे उन पे काम शुरू करूंगा। जितनी भी कमियां होंगी, जो पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 5 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगले सेशन में मतलब हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे रात पढ़ने शुरू हो जाए, एडमिशन आने शुरू हो जाए, ताकि हम भी कह सके कि हमारे भी सरकारी स्कूल अब टॉप में है। देखिए जापान से कंपेयर करना तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हम उनकी कॉपी कर सकते हैं। जो उनके स्कूल हम ऐसा पढ़ने के लिए राह पे सोच तो सकते हैं ना, अब सोचेंगे तभी तो बनेंगे आगे ऐसे। तो मैं ज्यादा टाइम लेते हुए और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं लेट आया हूं, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग ये भी उम्मीद रख के बैठते हैं कि भाई सुबह सुबह हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो वो ठीक है। तो इसलिए मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। आगे से मैं इस बात का भी पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो आप प्लीज दिन रात एक करके अपने सब सरकारी स्कूलों को टॉप पे लेके आए, ताकि हम भी दिखा सके कि सरकारी स्कूल भी किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझा और उन पर पूर्ण मन से काम करने का मन बनाया। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय नरसी जी प्रिंसिपल पवनावा, आप आए और आदरणीय विधायक जी का धन्यवाद करें। सबसे पहले मैं 2 लाइनें जो सतपाल जी की ओर से हैं मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी मंजिल की उड़ान अभी बाकी है, मेरी मंजिल की उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान को नापना अभी बाकी है, आसमान को नापना अभी बाकी है। बहुत ही मानव सम्मान की योग्य है आज हमारे मध्य पहुंचे नव निर्वाचित विधायक, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री सतपाल जम्वाल जी, बहुत ही कर्मठ और मेहनती हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री गिरीश कौशिक जी, बहुत ही आदरणीय मान और सम्मान की योग्य अलग अलग विद्यालयों से आज इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी बहुत ही आदरणीय प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय जी, हेडमास्टर साहिबान, सभी प्राइमरी अध्यापक, मुख्य अध्यापक, आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, इस पंडाल में बैठे हुए सभी बहुत ही आदरणीय सम्मानित दर्शक साथियों, सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित विधायक श्री सतपाल जम्वाल जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि आदरणीय श्री सतपाल जम्वाल जी जिसने सबसे पहले और हम सबका ये सौभाग्य भी है कि शिक्षा को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि किसी राष्ट्र और देश का अगर विकास होगा, तरक्की और उन्नति होगी तो वो शिक्षा से होगी। साथियों, 1980 में अमेरिका की एक राष्ट्रपति हुई है जिमी कार्टर। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप किस देश को सबसे विकसित मानते हो, तो उसका एक बहुत ही संक्षिप्त सा उत्तर था कि दुनिया के जिस देश में शिक्षा सबसे उच्चतर स्थान पर है, अगर वहां के नेता शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो वो राष्ट्र पीछे मुड़ के नहीं देखता, प्रगति के पथ पर हमेशा अनवरत आगे बढ़ता है। और हमारे ये सबका सौभाग्य है कि विधायक जी ने सबसे पहले अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी है
तो वो शिक्षा जगत को दी है। हम सबकी ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, और हमारे सबसे सौभाग्यशाली अगर कोई है तो वो विद्यालय में बैठे हुए बच्चे हैं। उन बच्चों के बारे में आप सोच रहे हैं, आप में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। ये हर व्यक्ति आपके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपके परिचय के बारे में जानता है कि आपको जहां बुलाया जाता है आप पल भर का भी विलंब किए वहां उस समस्या का समाधान करने के लिए पहुंच जाते हैं। साथियों, मैं ज्यादा न बोलता हुआ, और मुझे लग भी रहा है कि वैसे तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, शायद ही हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में अन्य कोई खंड शिक्षा अधिकारी इतना मेहनती और कर्मठ हो जितना आपके सामने आपके खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हैं। जितनी चिंता सर खंड शिक्षा अधिकारी को रही है स्कूलों के बारे में, शायद ही किसी विधायक, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ही किसी स्कूल के मुखिया को रहती हो। स्कूल के मुखिया को बाद में चिंता रहती है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को पहले चिंता रहती है कि मेरा स्कूल दूसरे ब्लॉक से प्रथम आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। शिक्षा के जगत में भी, खेल कूद में भी, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी, कोई भी कार्यक्रम जब डिस्ट्रिक्ट और नेशनल या स्टेट लेवल पर आयोजित किया जाता है तो हमारे ब्लॉक की ओर शिक्षा, जो जिला हमारे अधिकारी बैठे हैं, पुंडरी की ओर देखते हैं कि वहां से टीम आएगी और वो हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेगी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्कूल के मुखिया इतना मेहनत हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कर रहे हैं, और इस ब्लॉक को हमेशा उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। सिरमौर तक ले जाने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे मुखिया बैठे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हैं। और मैं आपको विधायक जी आपको आश्वासन भी देना चाहूंगा कि आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर के आप जहां भी बुलाओगे, जिस भी स्कूल में आप कहीं पर भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ये पूरे के पूरे हमारे स्कूल के मुखिया वहां खड़े होकर के जो भी आप ड्यूटी लगाएंगे उस ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आतुर रहेंगे, और उस कार्य को प्राथमिकता देकर के उसको संपन्न करने का जो कार्य है वो पूरा करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलता हुआ एक बार पुण्य जो शिक्षा के क्षेत्र को सर आपने प्राथमिकता दी है, क्योंकि एक राष्ट्र और उन्नति और समाज अगर कभी भी तरक्की और उन्नति करता है तो शिक्षा जगत में अगर हम पहले प्राथमिकता देते हैं तो वो राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ जाता है। किसी भी देश का युवा अगर अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखता है तो वो देश हमेशा शिखर और सिरमौर तक पहुंच जाता है। अगर उसी देश का युवा अपने देश के प्रति प्यार, त्याग और समर्पण की भावना नहीं रखता, वो देश गर्त में चला जाता है। जापान का भी सर ने उदाहरण दिया है। जापान और जर्मन विश्व के दो देश ऐसे हैं जो बिल्कुल गर्त में चले गए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आक्रमण किसी देश के ऊपर हुए हैं वो जापान और जर्मन के ऊपर हुए हैं। ऐसी स्थिति भी हुई है दोनों देशों की, ये देश गर्त में चले गए, लेकिन वहां के अध्यापकों ने उन देशों के बच्चों में अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना जागृत की, और तब जाकर के आज वही राष्ट्र दुनिया के विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। तो हम भी ऐसे ही राष्ट्रभक्ति की भावना अपने बच्चों के अंदर पैदा करके इस देश को शिखर और सिरमौर तक ले जाने का काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुण्य, आपने हमें मोटिवेट किया, आपने शिक्षा के क्षेत्र को सबसे पहली प्राथमिकता दी। मैं सभी मेरे प्रिंसिपल साहिबान की तरफ से, हर स्कूल में बैठे हुए बच्चे की तरफ से, और जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं, कार्यक्रम में आज सहभागी हुए हैं, इन सब की ओर से आपको धन्यवाद करता हूं। और जहां पर भी आप ड्यूटी लगाएंगे वहां ड्यूटी पर आपको तत्पर मिलेंगे, इस प्रकार का भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो सर आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शी जी, प्रिंसिपल पवनावा। अब
अब सम्मान परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वीरेंद्र